आज जो हम बात करने वाले हैं वो है आपके एक्टिनाइड एलिमेंट्स के बारे में, जो हमारे पास जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसकी 5F सीरीज जो होती है उसको हम एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं या फिर एक्टिनाइड एलिमेंट्स बोलते हैं। और इन एक्टिनाइड एलिमेंट्स को अगर आप देखो तो जैसे कि हमने कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, एक सीरीज पढ़ी थी लेंथेनाइड सीरीज इससे पहले, और वहां पर हमने आपको बाकी सारी चीजें बताई थी कि ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, कहाँ पर इनका पोजीशन होती है, और लेंथेनम के बाद में वो सारे के सारे आते हैं 14 एलिमेंट्स, इसीलिए उनका नाम लेंथेनाइड्स रखा गया। और इनका नाम हमने रखा है यहाँ पर एक्टिनाइड्स। और ये जो एक्टिनियम है, ये जो AC आपको ये जो एक्टिनियम दिख रहा है, इसका एटमिक जो सिंबल है वो AC होता है, और एटमिक नंबर की अगर हम बात करें तो 89 होता है। तो इस 89 के बाद जो एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट्स आपके होंगे, जो इस थोरियम से, ये जो थोरियम है इसका एटॉमिक नंबर 90 है, इस थोरियम से लेकर के और आगे हम जब लॉरेंशियम तक जाएंगे तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको हम एक्टिनाइड एलिमेंट्स बोलते हैं। दूसरी चीज कि अगर आप इनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करो कि साहब इनका कॉन्फ़िगरेशन किस तरह का होता है, तो मैंने आपको अभी बताया कि ये 5F सीरीज के मेंबर होते हैं। तो मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल होंगे वो 5F सब शेल में होंगे। जो 5F सब शेल है वो N-2 मतलब कि पेनल्टीमेट सेल होता है, ठीक है। मतलब कि जो आपका N आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर और फिर उसके भी अंदर, जिस तरह से लेंथेनाइड्स में आपने देखा। अगर आप इसके जो नियरेस्ट नोबल गैस की बात करते हो तो वो होता है रेडॉन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेडॉन। और उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है रेडॉन 86, ठीक है। अब यहाँ पर आप 89 आपको सर फिल करने हैं। जी बेटा। सर सर निमोनिक्स बता दो सर, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को याद करने के लिए। अच्छा, एज सच तो मैंने कोई ऐसे बनाए नहीं है बेटा कि कैसे याद करने हैं। फिर भी मैं कुछ ऐसा बना करके और आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। अगली 1-2 क्लासेस में मैं आपको जरूर बताऊं। चलो मैं अब आगे बता देता हूँ कि मैं बात कर रहा था कि रेडॉन की कि 86 होता है, और मैंने आपको बताया कि 5F जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फेल होंगे, तो 5F होगा हमारे पास, और 6D होगा, और 7S होगा। जिस तरह से हमने देखा था लेंथेनाइड में कि वो जिनॉन जिसका 54 होता था, और यहाँ पे 4F में जाते थे, देन 5D में जाते थे, और 6S में जाते थे। यही हमने देखा था। यहाँ पर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन, अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर F जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 0 से लेकर के 14 तक वेरी करते हैं। जो D इलेक्ट्रॉन्स हैं वो D इलेक्ट्रॉन्स 0 से लेकर के और 2 तक वेरी करते हैं। और S जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 7S वो 2 होते हैं, ठीक है, ये चेंज नहीं होता। 7S एक जैसा रहता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि 6S चेंज नहीं होता था, ये अनचेंज्ड रहता है। जबकि D में 0 भी हो सकता था और 1 भी हो सकता था, और F में 0 से लेकर के 14 तक होते थे। तो ये आपके लेंथेनाइड, और ये हमारे पास में एक्टिनाइड सीरीज का जनरल फार्मूला है फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप लोगों ने ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का फार्मूला लिख लिया हो तो मैं इसको अब डिलीट कर देता हूं, और आगे हम बात करते हैं
कि जो हमने लैंथेनाइड्स देखे उसी तरह से एक्टिनाइड्स को कुछ इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ बनाने के मेथड्स देखेंगे, कुछ इनके एक्सट्रैक्शन मेथड्स देखेंगे, तो वो सारी की सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। सो तो इतना स्लो है ये। ओके चलो हो गया। सो एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनम, प्रोटेक्टिनियम जिसको हम बोलते हैं Pa, है ना, ये नंबर आप लिख लेना, नीचे मैं आपको बताता जाऊंगा। और यूरेनियम को बोलते हैं हम U, नेपच्यूनियम होता है आपका Np, प्लूटोनियम होता है Pu, अमेरिशियम होता है Am, क्योरियम होता है Cm, और ये आपके पास में होता है बर्केलियम, Pk, देन कैलिफोर्नियम, देन आइंस्टीनियम और फर्मियम, और ये हमारे पास में होता है मेंडलीवियम और नोबेलियम और लॉरेंशियम, इसको हम बोलते हैं Lw। तो इस तरह से ये सारे के सारे, और ये जो Lw लॉरेंशियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 103। तो इस तरह से आप देखते हो कि 90 से लेकर के ये जो हमारे पास में थोरियम है, एक्चुअली में इस थोरियम से लेकर के और ये जो लॉरेंशियम हमारे पास है, इस लॉरेंशियम तक जो हमारी एक्टिनाइड सीरीज है वो जाती है। एक्टिनियम हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये इसका फर्स्ट मेंबर है जहां के बाद में ये 14 एलिमेंट्स शुरू होते हैं, जिस तरह से लेंथेनम शुरू होते हैं। अब यहाँ पर आप इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाओ, तो मैं आपको एक लिख के बता देता हूँ कि ये हमारे पास में है रेडॉन, कितना होता है 86। फिर मैंने आपको बताया था 5f, तो 5f में इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर हम यहाँ पे 5 के बाद 6d की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और s की अगर हम बात करें 7 की तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि देखो, चाहे हम लेंथेनाइड्स ले लें या एक्टिनाइड्स ले लें, यहाँ आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि 5f और 6d, और लेंथेनाइड्स में अगर हम बात करें तो वहां पे 4f और 5d, इनकी एनर्जी जो है वो काफी डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है। एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो पता नहीं चलता कि कब 4f में जाएगा और कब 5d में जाएगा। इस वजह से जो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन आते हैं। एक तो आते हैं थियोरेटिकल, मतलब जो एक्सपेक्टेड हम करते हैं कि सब यहाँ F0 है, फिर यहाँ पर F1 2 3 4 लगातार बढ़ता जाएगा, और F6 में D में 1 नहीं रहेंगे और 7s के अंदर 2 ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस कम होती है, जिसकी वजह से अगर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कहीं पर होनी होती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वेरी कर जाता है या एक सीक्वेंस में नहीं चलता। ठीक है, जैसे कि अगर हम थोरियम पर ही बात करें तो वैसे तो देखो थोरियम के अंदर 5f1 होना चाहिए, लेकिन 5f1 नहीं होता, क्योंकि जो मैंने अभी जैसे बताया कि 5f और 6d जो है इनकी एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, तो जो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन 5f में जाना चाहिए था वो 6d में चला जाता है, और ये 7s2। तो इस तरह से 5f0, 6d2 और 7s2, ये कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है किसका? थोरियम का। अब जब हम आगे चलेंगे, प्रोटेक्टिनियम Pa, यहाँ पे जब हम चलेंगे तो आप देखोगे कि ये 5f अब 1 नहीं होगा, अब ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 6d है वो 1 हो जाएगा और 7s 2 हो जाएगा। तो इस तरह से, है ना। फिर उसके बाद में ये लगातार सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। जहां पे चेंज होएगा वहां पर मैं लिख देता हूं कि कहाँ चेंज होता है। देखो यूरेनियम में सेम रहता है ना,
आगे चलेगा, मतलब 5F3 ये पहला मैं लिख देता हूँ, और ये 5F4 हो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये 5F हो जाता है 6, और यहाँ क्योंकि 5 होना चाहिए था 6 हो जाता है, तो ये जो 6D है, इस 6D का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ना रह करके इस 5F में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका वही 5F7 और 5F7, ये हाफ फिल्ड रहता है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे ये वाली स्थिति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और इन दोनों में, इसमें तो आपको मिलता है 6D0 और इसमें मिलता है 6D1। बाकी फिर जब हम आगे चलते हैं तो ऐसा ही हमें यहाँ पे बर्केलियम में देखने को मिलता है कि ये होना चाहिए था 5F8, लेकिन ये होता है 9, और यहाँ पे ये जो 6D है, इस 6D के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो 6D है ये हो जाएगा 0। और अब आने वाले जितने भी आपके ये एलिमेंट्स हैं, इन सब के अंदर क्या होगा, जो 6D है वो 0 ही रहेगा, और लॉरेंशियम में जाकर के जो 6D है वो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर आप सीक्वेंस से बता दोगे कि ये 5F10, 5F11, 5F12, 5F13 और 5F14, और लॉरेंशियम में भी 5F14, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके इधर आ जाता है। जब ये 13 होता है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये देखने को मिल जाएगा, और बाकी सबके अंदर ये जो 7s2 है ये एज इट इज रहेगा। तो इस तरह का कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा। अब आपको मालूम है कि ये जो 5F जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स इसके फिल होते हैं, और ये है अंदर का शेल, और जब ये अंदर का शेल है तो आपको मालूम है कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी या प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी या एक जैसी हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। इन एक्टिनाइड और लेंथिनाइड्स में एक और डिफरेंस है कि ये जो एक्टिनाइड्स हैं, ये एक्टिनाइड्स क्या हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और ये जो यूरेनियम आपको दिख रहा है, ये जो यूरेनियम है, इससे पहले पहले तक, मतलब यूरेनियम तक, तो ये जो जितने भी एलिमेंट्स आपके हैं वो कैसे हैं, नेचुरल, मतलब एनवायरनमेंट में, नेचर में ये प्रेजेंट रहते हैं। कहां से, थोरियम से लेकर के और यूरेनियम। और अगर हम आगे की चलें बात करें कि जब हम यूरेनियम के बाद चलते हैं कि सब ये नेपच्यूनियम से लेकर के और लॉरेंशियम तक, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, ये हैं आर्टिफिशियल, मतलब हमारे द्वारा बनाए गए, ये एनवायरनमेंट में नहीं मिलते। तो आपकी जो पीरियडिक टेबल है, उस पीरियडिक टेबल में यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इस यूरेनियम तक ही सिर्फ नेचर में ये एलिमेंट्स मिलते हैं। इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स आपने खोजे हैं, पीरियडिक टेबल में आपने देखे हैं, वो सारे के सारे मैन मेड हैं, हमारे द्वारा बनाए गए हैं लेबोरेटरी। ठीक है, तो एक्टिनाइड्स जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, नेचर में मिलते हैं। और अगर आप एक्टिनियम, थोरियम और प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम इनकी बात करें तो ये क्या है, नेचर में मिलने वाले हैं। और बाद में जो नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और ये जो अमेरिशियम, क्यूरियम, ये जितने भी हैं लॉरेंशियम तक, ये सारे के सारे क्या हैं, आर्टिफिशियल है। और इस यूरेनियम के बाद में, इस यूरेनियम के बाद में आने वाले इन नेपच्यूनियम से लेकर के और इस लॉरेंशियम तक जो एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं, जिन्हें जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ये ट्रांस यूरेनिक इसलिए क्योंकि यूरेनियम के बाद में है, ट्रांस इसलिए लगाया है कि इसके बाद के, यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब जो यूरेनियम है
92 नंबर जो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है, तो 92 एटॉमिक नंबर के बाद के जितने भी होंगे वो सारे के सब क्या होंगे, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, ट्रांस यूरेनिक जो एलिमेंट्स हैं वो खोजे किसने? अब यहाँ पे देखो नाम आप देख रहे हो, कोई नेपच्यून, प्लूटो, ये क्या है? ये हमारे ग्रह हैं। अब प्लूटो तो नहीं रहा है ना, वो ज्यादा दूर है इसलिए उसको हमने अब प्लेनेट नहीं बोलते, बट ये उनके नाम पर रखे गए थे, ये कंट्री के नाम पर, ये किसी वैज्ञानिक के नाम पर, जो क्यूरी, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, ये बर्केलियन जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, कैलिफोर्निया, ठीक है ना, आइंस्टीन, फर्मियम, मेंडलीव, नोबेल, है ना, ये सारे के सारे नाम आप देख रहे हो किसी के नाम पर रखे गए हैं। तो नेचर में नहीं मिलते, किसी के नाम पर हमने यहाँ पर रखे हैं, मैन मेड। और इनको खोजने का जो काम था, इनको डिस्कवर करने का जो काम था, इनके बारे में बताने का जो काम था, वो सबसे पहले जो किया था वो किसने किया था? वो किया था सीबॉर्ग ने। सी बॉर्ग, इन सी बॉर्ग ने सबसे पहले बताया था कि ट्रांस यूरेनियम, मतलब नेचर में जब इतने ही मिल रहे थे, यूरेनियम टाइप के मिल रहे थे, तो इन्होंने सबसे पहले बताया था कि इसके बाद वाले भी जो हैं वो हो सकते हैं, जिनको हम बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे? तो वो बनाने के लिए फिर बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी मेहनत करी और एक चीज बताई कि जो यूरेनियम है, यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 238, इसके ऊपर अगर हम कुछ पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करें, वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं? वो वो पार्टिकल्स हो सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स हो सकते हैं बीटा पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स हो सकते हैं न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो इन पार्टिकल्स को, हाई वेलोसिटी के इन पार्टिकल्स को अगर इस पर हम बॉम्बार्ड करेंगे, तो ये जो यूरेनियम है या कोई दूसरा हमारा एलिमेंट न्यूक्लियर रिएक्शन करके, न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर रिएक्शन को देखें तो आपने रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा कि रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक वो जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, एक वो रिएक्शंस होती हैं जो किनकी वजह से होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के, उसकी वजह से। और एक रिएक्शंस होती हैं किसकी वजह से? जो न्यूक्लियस है उसकी वजह से। तो ये न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ ये शेल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स। तो अब तक आपने जितनी भी रिएक्शंस देखी हैं या पढ़ते हो, वो पढ़ते हो कौन सी वाली? जिनमें इन इलेक्ट्रॉन्स को आप कहीं ना कहीं कंसिडर करते हो, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फेल है। लेकिन ये जो न्यूक्लियस है, इसमें भी चेंज हो सकता है। अब इस न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है? क्योंकि इन सेल्स में तो केवल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और इस न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है? इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट है न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, है ना, न्यूट्रिनो, प्रोट्रिनो, मैसॉन्स, और तकरीबन 45 टाइप के अलग अलग पार्टिकल्स। ठीक है ना? तो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इनमें अगर हम चेंज कर दें, किसमें? प्रोटॉन में। अगर प्रोटॉन की संख्या बदल जाए तो वो कंपाउंड भी बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है, वो एटॉमिक नंबर क्या होता है? वो एटॉमिक नंबर होता है उसमें जो प्रेजेंट प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं। तो जो प्रोटॉन का नंबर होता है वही उसके एटम का नंबर होता है। तो प्रोटॉन अगर कम कर दें, अगर 92 की जगह अगर मैं 91 इसमें वो कर दूं प्रोटॉन्स, तो ये यूरेनियम में रह करके क्या बन लेगा? ये प्रोटेक्टिनियम बन जाएगा। और अगर मैं 90 कर दूं तो क्या बन जाएगा? तो थोरियम बन जाएगा। ठीक है ना? तो 91 होगा तो प्रोटेक्टेड, ये 91 हो गया प्रोटेक्टिनियम। और थोरियम दो कम कर दूं तो थोरियम बन जाएगा।
ठीक है ना, किसमें से, इसमें से। तो प्रोटॉन कम होने पर एलिमेंट भी चेंज हो जाता है, किसकी वजह से, इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स की वजह से। तो इस न्यूक्लियस पर अगर आप किसी तरह से अटैक करो और ये न्यूक्लियस बदल जाए, इसके प्रोटॉन्स बदल जाएं, तो उस तरह की रिएक्शंस को आप बोलते हो न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस। और इन इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति बदल जाती है, तब वहां पर आप जो रिएक्शंस पढ़ते हो उन्हें आप पढ़ते हो केमिकल रिएक्शंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शंस। ठीक है, हो सकता है आपको ये बात पता हो और हो सकता है नहीं पता हो कि इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर रिएक्शंस दो अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो ये जो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स जो बनते हैं, वही सीबॉर्ग ने बताया कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू हम कुछ ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी बना सकते हैं। इन्होंने तो कुछ बोला था और हमने तो पूरी फौज खड़ी कर दी है। ठीक है, क्योंकि 92 के बाद में हमने जो इतने सारे एलिमेंट्स खोजे हैं, वो सब किसकी वजह से, इस सीबॉर्ग ने जो बात बताई उनकी वजह से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि मान लो कि आपके पास में यूरेनियम है और इसका एटॉमिक नंबर है 92, मास नंबर है 238। अच्छा, ये मास नंबर क्या है, ये आइसोटोपिक है ना, ये नंबर होता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग 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 होगी, तो यहाँ पे मास नंबर बनता है, मास नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बनता है। तो ये कई सारे आइसोटोप हो सकते हैं यूरेनियम के। तो आप ये मत बोलना कि सर आपने तो यूरेनियम का 238 बताया था, हमारे पास तो कुछ और भी है। हाँ, हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आइसोटोप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो डिफरेंट है और आप जो बता रहे हो वो डिफरेंट है। तो अगर मैं इस पर हाई वेलोसिटी का न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करूं, इसको न्यूट्रॉन का सिंबल इस तरह से लेते हैं 1 and 0। ओके, सो अगर मैं न्यूट्रॉन को, अब देखो ये जीरो क्या है, इसमें प्रोटॉन कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ जो है वो जीरो, और जो मास नंबर है वो इसका क्या है, 1। ठीक, तो अगर हम इस पर बॉम्बार्ड करेंगे, तो ये अगर इसके साथ बॉम्बार्ड होकर के जुड़ जाए तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा। अब देखो यहाँ तो जीरो है नीचे, तो ये तो 92 तो 92 ही रहेगा, तो ये यहाँ पे यूरेनियम 92। और यहाँ पर आप ऊपर देखोगे तो 1 है, और 1 है तो यहाँ पर ऐड कर लोगे तो ये 239। तो एक और आइसोटोप यूरेनियम का बन जाता है और साथ में क्या निकलती है, गामा रेज निकलती। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक आइसोटोप से यूरेनियम के दूसरा आइसोटोप बनाया, हाई वेलोसिटी का जो न्यूट्रॉन था इसका बॉम्बार्डमेंट करवाकर। ठीक है, और ये जो आइसोटोप है जो ये बना है, ये हाईली रेडियो एक्टिव है, और हाईली रेडियो एक्टिव होने के नाते ये क्या करता है, ये बीटा डिके करता है, बीटा डिके। ठीक है ना, बीटा डिके का क्या मतलब है, बीटा डिके का मतलब है बीटा पार्टिकल्स को आप रिप्रेजेंट करते हो इससे। यहाँ पे एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और मास नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, 0 है। तो बीटा डिके अगर इसमें से हो जाए तो ये क्या बना लेगा, यहाँ से एक निकल गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगला वाला जो आपका एलिमेंट है नेपच्यूनियम, वो बना लेगा, और साथ में ये 239 रहेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे आप लिख दोगे एक बीटा पार्टिकल। ये क्या है, बीटा पार्टिकल। और ये जो नेपच्यूनियम है जो हमारे पास ये मिला है, इस नेपच्यूनियम को भी अगर हम देखें तो ये भी रेडियो एक्टिव है, और फर्दर ये क्या करेगा, फर्दर ये भी क्या कर लेगा, ये भी बीटा डिके कर देगा, ये भी यहाँ पर बीटा डिके हो जाएगा। और बीटा डिके हुआ तो क्या हुआ, वही तो नेपच्यूनियम किसमें बदल गया, वो बदल गया आपका किसमें,
नेपच्यूनियम के बाद में क्या आता है, अभी बताया था ना। अच्छा अभी तो याद ही नहीं हुए होंगे। नेपच्यून के बाद प्लूटो, क्या लिखते हैं, प्लूटोनियम, पीयू, है ना। ये 239, ये 93 की जगह 94, और ये आपका एक बीटा डिके हो गया है, ये बीटा पार्टिकल आपका निकल गया। तो इस तरह से देखो, एक बॉम्बार्डमेंट हमने इस न्यूट्रॉन की इसमें करवाई, तो हमारे पास यूरेनियम का एक दूसरा आइसोटोप मिल गया। ये आइसोटोप हाईली रेडियो एक्टिव था, इसने खुद बीटा डिके करके नेपच्यूनियम में बदल गया, नेपच्यूनियम बीटा डिके करके प्लूटोनियम में बदल गया। तो ऐसे करके बहुत सारी रिएक्शंस को आप करवा सकते हो, और बहुत सारे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स हैं, उनको प्रिपेयर कर सकते हो या हम करते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर एक अभी दे करके बताया है, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जब हम देखते हैं कि जो एक्टिनाइड सीरीज के अलग अलग मेंबर्स हैं उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो वहां पर जब आप प्रिपरेशन की बात करते हो, तो कुछ जो आपके यूरेनियम से पहले, मतलब जो एक्टिनियम है, या हमारे पास में थोरियम है, अब या आपके पास में प्रोटेक्टिनियम है और यूरेनियम, ये चार तो हमें नेचर में मिलते हैं। तो इनको तो हम एक्सट्रैक्शन मेथड से, जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे इनका मेटलर्जिकल प्रोसेसेस से। और इस यूरेनियम के बाद जो नेपच्यूनियम है, और वहां से कहाँ जाएंगे, नीचे लॉरेंशियम तक, इनको आप कैसे बनाओगे, इनको आप न्यूक्लियर रिएक्शन से बनाओगे, न्यूक्लियर रिएक्शन। और वो न्यूक्लियर रिएक्शंस ऐसी ही होंगी जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को बनाना होगा, तो कुछ रिएक्शंस जो न्यूक्लियर हैं उनको लर्न करना पड़ेगा। पहले आप लोगों के सिलेबस में जो रेडियो एक्टिविटी वाला जो चैप्टर था वो रखा हुआ था सेकेंड ईयर में, लेकिन बहुत सालों से आपके इस सिलेबस से वो न्यूक्लियर रिएक्शंस वाला जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है। तो इस वजह से हो सकता है कि आप लोगों को इस न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में जो पहले का पढ़ा हुआ है वो याद ना हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं उनकी रिएक्शंस लिखवा देता हूँ। जो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह से न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू बनाया जाता है वो। फिर हमारा जो मेन काम रहेगा वो रहेगा जो हमारे पास यूरेनियम से पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स, वो हम देखें। ठीक है, ओके। तो देखो मैं कुछ रिएक्शंस लिखता जाता हूँ, आप भी नोट डाउन कर लो उनको, कि अगर आपको बनाना हो क्या, अगर आपको प्लूटोनियम बनाना हो, तो मैंने अभी आपको जैसे एक मेथड तो बता दिया ऊपर, कई सारे स्टेप्स में हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, यूरेनियम 238 अगर आपके पास में इसका आइसोटोप है, तो इसकी बॉम्बार्डमेंट करवा सकते हो किसके साथ में, अल्फा पार्टिकल के साथ। और अल्फा पार्टिकल को आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, इससे 2He4 से, हीलियम। हीलियम का एक आइसोटोप होता है, वो क्या है, इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो आप या तो अल्फा पार्टिकल लिख दो या 2He4 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, इसके साथ में आप ट्रीट कराओगे, तो जब आप इसके साथ में ट्रीट कराओगे तो दो यहाँ पे नंबर बढ़ जाएंगे, तो यूरेनियम 94, मतलब यूरेनियम की जगह 94 वाला जो एलिमेंट है वो आ जाएगा। और 94 किसका होता है, 94 एक्टिनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। ठीक है ना। तो प्लूटोनियम यहाँ पर आप लिख दोगे प्लूटोनियम, और यहाँ पे 238 था, ये 4 है, तो ये वैसे तो हो जाता है 242, लेकिन ये बनाता है 241, और साथ में एक न्यूट्रॉन भी रिलीज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में प्लूटोनियम फॉर्म होता है। अब ये जो प्लूटोनियम हमारे पास में है, इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे हम बना सकते हैं थ्योरियम।
है ना। वो क्यूरियम कैसे बनाएंगे, ये आप यहाँ पे लिखो, प्लूटोनियम 94, और इसका जो हम वो काम में लेंगे, क्या कहते हैं, आइसोटोप जो काम में लेंगे, वो काम में लेंगे हम 239, और इस पर आप क्या करोगे, वही अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कर दोगे, अल्फा पार्टिकल्स। अब ये अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किया तो ये हीलियम इसके साथ में जुड़ गया, और ये जो Pu है, प्लूटोनियम के बाद में क्या आता है, वो आता है अमेरिशियम, और अमेरिशियम के बाद आता है क्यूरियम। ठीक है, सो क्यूरियम Cm, और ये हो जाएगा 96, ये 92 प्लस 2 96, और ये यहाँ पे जो 239 है, और वो इसके साथ में जुड़ जाएगा, लेकिन इसके साथ में एक न्यूट्रॉन भी निकालता है ये। तो ये जो आइसोटोप बनेगा वो किसका बनेगा, वैसे तो बनना चाहिए था 243 का, लेकिन ये बनाता है 242। ठीक है, तो इस तरह से क्या है ये, क्यूरियम, ये फॉर्म होता है। इसी तरह से एक बना सकते हो आप अमेरिशियम। अमेरिशियम बनाने के लिए आप क्या करोगे, यूरेनियम काम में लेते हो, यूरेनियम नहीं, यूरेनियम नहीं, वो क्या कहते हैं इसको, अ, इसको क्या बोलते थे, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम हम लेते हैं, प्लूटोनियम। ठीक है, ये प्लूटोनियम हमने लिया, और इस प्लूटोनियम ये 94 है, और हमने इसका आइसोटोप लिया है 141, और इस तरह से हमने, सॉरी 141, 241, और ये बनाएगा एक बीटा पार्टिकल डीके करके। तो क्या बना लेगा ये, अमेरिशियम बना लेगा, 95 हो जाएगा, 241 ही रहेगा, क्योंकि बीटा पार्टिकल क्या होता है, -1 0, इस तरह से। ओके, सो ये बना लेता है। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इससे बना सकते हैं बर्केलियम बना सकते हैं। तो इसी अमेरिशियम जो है, इसी को हम काम में ले लेते हैं, ये अमेरिशियम 95 241, इसको हमने क्या किया, इसकी ट्रीटमेंट कराई अल्फा पार्टिकल के साथ में, मतलब 2He4 के साथ, और ये क्या बन गया, ये 95 है, और दो इसमें और ऐड हो गए, तो 95 के बाद में आता है 96 क्यूरियम, और क्यूरियम के बाद में आता है बर्केलियम, तो ये 97 Bk 97। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे जैसे न्यूट्रॉन निकलता था ना एक, यहाँ पे दो न्यूट्रॉन निकलते हैं, दो न्यूट्रॉन दो न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो ये होता है 241, और दो और ऐड कर दो तो 243। तो इस तरह से ये बना ले। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया। अब कुछ और एलिमेंट्स भी बना करके दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि कैलिफोर्नियम आप बना सकते हो। कैलिफोर्नियम जो होता है वो होता है आपका 98 कैलिफोर्नियम, तो उसको हम बनाएंगे 96 वाले से। 96 होता है हमारे पास में क्यूरियम, क्यूरियम ये 96, 242 इसका आइसोटोप, और इस पर हमने बॉम्बार्ड करवा दिया किसको, अल्फा पार्टिकल को, 2He4 अल्फा पार्टिकल, इसको बॉम्बार्ड करवाया, तो ये 96 है और ये 98 हो जाएगा। 98 का मतलब हो गया कैलिफोर्निया, ये 98, और ये 242 और 4 246 है ना, और साथ में क्या निकलती है, गामा रेज निकलती है। जब गामा रेज निकलती है तो यहाँ पर ये वाली चीजें कुछ भी कम नहीं होती, ठीक है, एज इट इज हो जाती है। इस तरह से आप बना सकते हो आइंस्टीनियम। आइंस्टीनियम बनाने के लिए आप यूरेनियम काम में लेते हो, यूरेनियम 92 और 238। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ही बॉम्बार्ड करवाएं, हम किसी बड़े पार्टिकल को भी बॉम्बार्ड करा सकते हैं। जैसे कि अगर नाइट्रोजन की बॉम्बार्डमेंट करवाएं इस यूरेनियम पर, तो क्या होगा, अब देखो ये 7 ऐड हो जाएगा तो 99 हो जाएगा,
92 और 7 99, और 99 होता है किसका? आइंस्टीनियम का। ये 99 और ये 238 है, और ये 14। 238 और 14 को अगर आप ऐड करते हो तो कितना आता है? 38 और 14 तो 42, 52 आता है। लेकिन एक साथ में क्या करता है, ये 5 न्यूट्रॉन्स बनाता है, तो 5 कम कर दो, तो 5 कम कर दोगे तो ये 247 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बन जाता है, क्या कहते हैं इसको, आइंस्टीनियम, है ना। आइंस्टीनियम बना सकते हो। इसी तरह से और क्या बना सकते हो आप बना सकते हो फर्मियम। फर्मियम का मतलब एफएम, मतलब 100 नंबर पर होता है आइंस्टीन के बाद में। ठीक है, तो इसके लिए भी आप इसी को काम में ले लो, यूरेनियम 92 238, और यहाँ पर हम ऑक्सीजन की जगह, नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन जो 16 है उसको बॉम्बार्ड करवाते हैं। इसको आप करवाओ तो क्या होगा, 100 तो ये बना ही देगा। 100 का मतलब फर्मियम 100, और जो आइसोटोप है यहाँ पे 4 न्यूट्रॉन्स ये निकालता है, 4 न्यूट्रॉन्स। तो ये कितना हो गया, 16 मतलब 54, 54 माइनस 2 50, तो 250। सो 250 फर्मियम यहाँ पर ये फॉर्म कर देता है। और क्या बना सकते हो, एक हमारे पास में क्या था, इसके बाद में आता है हमारे पास मेंडेलिवियम। मेंडेलिवियम को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आइंस्टीनियम काम में लेते हैं, 99 है, 253 था, ये आइसोटोप आपने यहाँ पे काम में लिया। और क्योंकि ये 99 से लेकर के और 101 कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, तो सिंपल सा हम अल्फा पार्टिकल के साथ ही इसको करवा देते हैं, तो 2 बढ़ जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो ये 101 वाला बन जाएगा मेंडेलिवियम, और ये 4 आप यहाँ पे बढ़ाओ, लेकिन एक न्यूट्रॉन भी निकालता है, न्यूट्रॉन। अच्छा, जब हम कोई बड़ा पार्टिकल लेते हैं ना, जिस तरह से हमने नाइट्रोजन लिया या ऑक्सीजन लिया, तो ज्यादा न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। लेकिन अगर हम ये छोटा पार्टिकल लेंगे तो न्यूट्रॉन्स भी कम निकलते हैं। ठीक है ना, इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन निकल गया, ये 256 बचा, 256। ठीक है, इस तरह से इससे अगला कौन होता है, नोबेलियम। तो नोबेलियम बना सकते हो 102 वाला, तो वो बना लेंगे हम एस्क्यूरियम से, है ना। ये होता है 96 246, और इसको हम बॉम्बार्ड कराएंगे कार्बन के साथ, कार्बन 12 के साथ। अब देखो, मैंने जब ये बड़ा पार्टिकल लिया है ना, तो न्यूट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे इसमें। तो अब ये 96 और 6 कितना होता है, 102, और 102 जो होता है वो नोबेलियम का होता है 102। और यहाँ पर ये बना लेता है 254, और ये मैंने आपको बताया था कि ज्यादा बनेंगे तो ये 4 न्यूट्रॉन्स यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। और इसी तरह से एक लास्ट हमारा क्या है, लॉरेंशियम। तो लॉरेंशियम को बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि उसको बनाने के लिए हम काम में लेते हैं कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्नियम होता है 98, तो इसका आइसोटोप हमने लिया है 250 का, और इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम बोरॉन की बॉम्बार्डमेंट करेंगे 511, बोरॉन, है ना। ये भी एक बड़ा पार्टिकल है बोरॉन, तो यहाँ पे भी न्यूट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे। और ये 98 प्लस 5 103, 103 का मतलब होता है लॉरेंशियम, ये 103 लॉरेंशियम। और ये 250 प्लस 11 261 होते हैं, 4 न्यूट्रॉन निकलेंगे, कम कर दो तो 257 बच गया, है ना। और 4 न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से ऑलमोस्ट हर तरह का जो एक्टिनियम, जो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट है, वो मैंने आपको यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू बना करके दिखाया। देखो, हमने
103 बनाया, 102 बनाया, 101 बनाया, 100 बनाया, 99 एटॉमिक नंबर वाला बनाया, 98 बनाया, है ना। और अगर हम आप आगे देखें, हमने 97 भी बनाया, हमने 96 बनाया, हमने 95 अमेरिशियम भी बनाया, और 94 जो प्लूटोनियम है हमने वो बनाया, और 93 का नेपट्यूनियम बनाया, और हमारे पास क्या था, यूरेनियम। तो इस तरह से लगभग लगभग नहीं, मतलब सारे के सारे जितने भी ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स थे, सबकी एक एक न्यूक्लियर रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पे बताई, और उनको प्रिपेयर करने का जो तरीका है वो यहाँ पे डिस्कस किया है आपने, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो थोड़ी थोड़ी समझ में आएंगी। आप इन रिएक्शंस को बार बार एक बार देख लेना, किस पार्टिकल को किस तरह साथ में हम कर रहे हैं, है ना। थोड़ा बेसिक तो मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, अब ये जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स जो हमें मिलते हैं, है ना, ये जो हम अलग अलग ये जो बना रहे हैं, जो भी हम टारगेटेड मटेरियल के ऊपर और बॉम्बार्डमेंट करवा रहे हैं, फिर बाद में क्या होता है, जो को प्रेसिपिटेशन मेथड है, उस को प्रेसिपिटेशन मेथड से या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से या आयन एक्सचेंज मेथड से या रेडॉक्स प्रोसेस से, इन प्रोसेसेस से हम इनको क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या आइसोलेट कर लेते हैं। क्योंकि मान लो कि हमने इस यूरेनियम पर और क्या किया, ये जो है, मान लो कि हमने यहाँ यूरेनियम पर और ऑक्सीजन की बॉम्बार्डमेंट करवाई, है ना, और हमको यहाँ पर ये फर्मियम मिल गया। लेकिन ये फर्मियम ऐसे थोड़े ना मिला, हमने इसके ऊपर इसकी बॉम्बार्डमेंट करवाई है, तो यहाँ पे ये मटेरियल है, हमारा टारगेट मटेरियल कौन है, ये यूरेनियम है। अब इस यूरेनियम पर ये सारे के सारा यूरेनियम तो कन्वर्ट होगा नहीं, इसमें से जो जो चीजें, जो जो इसके जो एटम्स हैं, जो फर्मियम में कन्वर्ट हो गए हैं, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, इससे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, वहां पर आप यूज करते हो को प्रेसिपिटेशन मेथड या फिर आयन एक्सचेंज मेथड, आयन